हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज बायोलॉजी के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और भी बेसिक्स है। तो इसमें ऑल क्लास के लिए एलिजिबल होगा। इसमें जो भी बताएंगे वो बायोलॉजी के एकदम बेसिक टॉपिक शुरू से बताएंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, रिपीटेशन कर देते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? तो जीवों के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। अब हम लोग ये समझते हैं बायोलॉजी को कितने आधार में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को दो आधार में बांटा गया। पहला जीव जंतु से रिलेटेड, जिसको हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं, और दूसरा है बोटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं। वनस्पति विज्ञान को ही पादप बोला जाता है, यानी पेड़ पौधा से रिलेटेड को काची बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जीव जंतु से रिलेटेड को काची बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन होता है? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु होता है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन होता है? तो थियोफ्रेस्टस होता है। अब थियोफ्रेस्टस तो ज़्यादातर हम लोग जीव विज्ञान को, जीव जंतु के बारे में स्टडी करते हैं, और ज़्यादा दिन भी है अरस्तु का जीव विज्ञान में, इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी बोलेगा तो काची होगा? अरस्तु होगा। अब हम लोग आते हैं कि बायोलॉजी में या जीव जंतु में सबसे छोटी इकाई कौन होता है? तो सबसे छोटी इकाई होता है कोशिका होता है। फिर उसके बाद कोशिका से ही कोई भी जीव का शरीर बना हुआ रहता है, यानी सब कोशिका, छोटे छोटे कोशिका को मिलाएंगे तो ऊतक के निर्माण होता है। ऊतक के जोड़ने से अंग बनता है, और अंग के जोड़ने से काची बनता है? शरीर बनता है। तो इस प्रकार से हम बोर्ड पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग समझने के प्रयास करेंगे। तो देखना, सब नोट किया होगा। तो 2 पॉइंट और देखना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु है। अब हम लोग आएंगे कि जीव विज्ञान को कितने आधार में बांटा गया। तो जीव विज्ञान को 2 आधार में बांटा गया, जूलॉजी और फिर बोटनी में। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के बोलते हैं। जीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, और इसका जनक कौन है? अरस्तु है। बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। अब हम लोग जानते हैं इस बायोलॉजी के, इसमें पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करना है, और इसमें है जीव जंतु के बारे में स्टडी करना। जीव जंतु के बारे में पढ़ना आएगा जूलॉजी में, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना आएगा बोटनी के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि कोई भी जीव में सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो कोई भी जीव में सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। क्या चीज होता है? कोशिका। शरीर का बनावट किस प्रकार से होता है? तो हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बता देगा। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग बताए थे, सबसे पहले क्या चीज बनता है? लेटर बनता। लेटर से कुछ बनता, लेटर के जोड़े से बर्ड बनता, बर्ड को जोड़ने से कुछ बनता है तो क्लॉज बनता, क्लॉज के जोड़ने से कुछ बनता, सेंटेंस बनता। इस प्रकार से बताए होंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। कोशिका को जोड़ने से कुछ बनता है, तब ऊतक बनता है, टिश्यू जितना बोलते हैं। फिर और क्या चीज बनता है? तो अंग बनता है, यानी ऊतकों को जोड़ने से अंग बनता, अंग को जोड़ने से शरीर बनता। तो इस प्रकार से इंग्लिश से रिलेट करके हम बताए कि सबसे छोटी इकाई कौन होता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जोड़ने से ऊतक बनता है,
जरा इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। और अगर ऊतक को जोड़ते हैं तो क्या चीज अंग बनता, अंग को जोड़ने से शरीर बनता। इंग्लिश में बताए एबीसीडी, लेटर यानी एबीसीडी, एबीसीडी को जोड़ने से वर्ड बनेगा, वर्ड को जोड़ने से क्लॉज बनेगा, क्लॉज का मतलब एगो सब्जेक्ट, एगो भाग होना चाहिए, एगो सब्जेक्ट, एगो भाग और एगो सब्जेक्ट, तो क्या चीज क्लॉज कहेंगे, फिर सेंटेंस बन जाएगा। तो ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझाने के प्रयास किए। अब इधर कोशिका के बारे में जानते हैं कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानेंगे। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाएगा। कोई कोशिका जो होता है जीवों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होता है, यानी शरीर को बनाने में कोशिका जो होता है संरचनात्मक मतलब बनावट शरीर का, और क्रियात्मक मतलब काम करने में मजबूती प्रदान करता है। तो संरचनात्मक यानी ढांचा को, क्रियात्मक मतलब काम करने में हेल्प करता है। उसका सबसे छोटी इकाई कोची होता है, तो कोशिका होता है। अगला पॉइंट, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोई भी जीव उठाएंगे उसका जो सबसे छोटी इकाई होगा, या कोई भी जीव उठाएंगे सारा जीव का जो अंग बना रहेगा या ऊतक बना रहेगा वो कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका का खोज अब आते हैं। तो कोशिका की खोज किसने किया, तो कोशिका की खोज दो आदमी ने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया, लेकिन ये खोज किया तो मरा हुआ कोशिका, जिसको हम मृत कोशिका बोलते हैं। मरा हुआ कोशिका के मतलब कौन कौन आएगा, तो हमारा बाल या नाखून, तो ये सब काटने पे दर्द नहीं देता। नाखून थोड़ा सा आगे काटेंगे तो दर्द देगा, तो जीवित कोशिका में आ जाएगा। दर्द न दे रहा तो मृत कोशिका में, बाल काटने से दर्द नहीं देता तो क्या चीज वो मृत कोशिका में आएंगे। तो मरल कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। याद करने के लिए सबसे छोटा पॉइंट होता है ओकरा कोची से निकाला जाता है, हुक से निकाला जाता है। तो हुक से याद रखना, रॉबर्ट हुक। और कब खोज किया, तो 1665 ईस्वी में खोज किया, 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया। कब किया, तो 1674 ईस्वी में। कोशिका सिद्धांत कौन दिया है, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, तो स्लाइडेन स्वान ने दिया है। थोड़ा सा 2 पॉइंट और बताते हैं कोशिका के बारे में, छूट गया है तो ध्यान से देखना। और हम लोग एकदम 0 लेवल से बता रहे हैं, जो पहली बार में पढ़ेगा उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि ये बायोलॉजी का ज्ञान हर एक आदमी को होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपने शरीर के बारे में जो आदमी नहीं जानेगा और दूसरा के बारे में जान के क्या करेगा। तो बायोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसको एक अपने लैंग्वेज में समझने का प्रयास करना। अब हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटी कोशिका कौन होता है। लिखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म। अब आएंगे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। सही लिखा है, शुतुरमुर्ग के अंडा। तो शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका में आता है। सबसे छोटी कोशिका में कौन आएगा, तो सबसे छोटी कोशिका में माइक्रोप्लाज्म आएगा। और सबसे लंबी कोशिका में कौन आएगा, सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो एकरा स्नायु बोलेंगे या मस्तिष्क बोलेंगे।
या ब्रेन बोलेंगे, सब दिमागी क्या है, स्नायु बोले, मस्तिष्क बोले या ब्रेन बोले। तो सबसे लंबी कोशिका ये जो बताए, जो ऑल ओवर जीव से रिलेटेड हम बताए, मतलब जितना भी जीव है सब जीव से रिलेटेड करके हम बताए कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होता है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है, सबसे लंबी कोशिका स्नायु मस्तिष्क ब्रेन को बोलते हैं। ये तीनों एक ही है, ब्रेन बोलो या स्नायु बोलो या मस्तिष्क बोलो। तो इस प्रकार से अब आते हैं हम लोग मानव में, ओनली फॉर मानव में रिलेट करते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका तो अंडाणु होता, जिसको ओवरी बोलते हैं। और अब मानव में गलती लिखा है, सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका काची होगा, अंडाणु होगा। और मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होगा, यानी शुक्राणु होगा। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका में आएगा शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका में अंडाणु। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, एकरा ओवरी बोलते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि कौन ऐसा कोशिका है जिसको में बहुत तेजी से विभाजन होता है और कौन ऐसा कोशिका है जिसमें विभाजन होवे नहीं करता। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। उसमें अगर टॉपिक पे आना सेकंड स्लाइड में, तो देखना कि कोशिका के अंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कौन आया, जीव द्रव आया। जीव द्रव क्या चीज होता है, एक बोलता है प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में जरूर जानना, क्योंकि जीव द्रव जो होता है उसको क्या चीज बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की खोज करेगा तो पुरकिंजो नामक वैज्ञानिक ने किया। यह जो होता है तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, यानी लिक्विड को ही तरल बोलते हैं। तो तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हैक्सले ने इससे जीवन का भौतिक आधार बताया है। हैक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का भौतिक आधार बोला है। ये जो जीव द्रव होता है वो कोशिका, हर एक कोशिका में जीव द्रव पाया जाता है। अगर जीव द्रव नहीं होगा तो कोशिका काम नहीं करेगा और कोशिका सूख जाएगा। जैसे पोलियो की बीमारी होता है, किसी आदमी को पोलियो मार देता है तो उसका जो कोशिका में प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, सूख जाता और वो पूरे यानी टिश्यू या शरीर के अंग काम करना बंद कर देता है। तो इसका बहुत ज़्यादा शरीर में देन है। और ये भी बोला जाता है किसी भी आदमी में 65% पानी की मात्रा होता है। तो बोला जाता है कि 2 लीटर पीवे करते हो, 65% पानी कहाँ से आया, तो हर एक कोशिका में पानी की मात्रा होता है। कितना होता है, तो 65% होता है। शरीर में पानी की मात्रा 65%। और अगर koशिका में 1% पानी की मात्रा के कमी हो जाता है तो हमें प्यास लग जाता है। और अगर 10% कोशिका में पानी की कमी होगा तो प्यास से आदमी की मृत्यु हो सकता है। तो आते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें 80% भाग जल का बना होता है, यानी 80% जल का बना होता है, यही प्रोटोप्लाज्म। और मस्तिष्क में 85% पानी की मात्रा होता है। अब पॉइंट पे, अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को
सूत्र कणिका बोलते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे शरीर में क्या चीज के काम करता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम करता है। तो हमारे शरीर में एक माइक्रोकॉन्ड्रिया है जो ऊर्जा बनाने के काम करता है, यानी शरीर में ऊर्जा मिल रहा है तो ऊर्जा बनाने वाला एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। जैसे गांव घर में जैसे ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर से क्या चीज होता है, पूरा ऊर्जा घरे घरे पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर में माइक्रोकॉन्ड्रिया है, वो हर एक कोशिका को क्या चीज करता है, शक्ति प्रदान करने की कोशिश करता है। और शरीर किस प्रकार से ढला हुआ, तो जिस एरिया में ज़्यादा वर्क करोगे वो तुम्हें उसमें क्या चीज थोड़ा सा हेल्प मिलता है। जैसे में कोई भी मजदूर जो होता है वो फिजिकल काम करता है, तो फिजिकल काम उसको करने में ज़्यादा शक्ति देता है। या कोई भी सैनिक खड़ा रहता है तो उसको पैर में ऊर्जा देता है। शरीर भी जानता है कि पैर का ज़्यादा यूज करता है, यानी पैर से ज़्यादा यूज करता है तो उसका ऊर्जा भी पैर में दिया करता है। जैसे हमें बोलने के हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे जीव है जो ज़्यादा ऊर्जा खपत करता है, और हमारा शरीर का भी ऊर्जा जानता है कि इन्हें जीव के लिए, जीव को मतलब ऊर्जा देना चाहिए, और हम इसका यूज बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और हमें को बोले अगर फिजिकल वर्क करो तो उतना हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर रेगुलर करेंगे तो हमारा शरीर भी समझ जाएगा कि फिजिकल इनका ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसी प्रकार से ऊर्जा यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया देना शुरू कर देगा। या इस प्रकार से समझो कि मोबाइल में ही यूट्यूब खोलते हैं तो या आप जो कुछ भी देखना स्टार्ट करते हो यूट्यूब ही तुम्हें भेजना स्टार्ट कर देता है। जो क्वालिटी के वीडियो देखोगे वही क्वालिटी के तुम्हारे पास वीडियो आएगा। तो इस प्रकार से समझेंगे, समझे के तरीका हजार है, बशर्ते तुम्हें कौन से एग्जाम्पल से समझ में आता है वही बेहतर है। आते हैं पॉइंट पे, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है शरीर का पावर हाउस कहलाता है, या शक्ति गृह जकरा हिंदी में बोल सकते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनाता है ये भी सुन लो। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा के काम है ऑक्सीजन को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, बस। इसके अलावा और माइक्रोकॉन्ड्रिया है जो हर एक कोशिका में जा करके छुपा हुआ, यानी पूरे शरीर में माइक्रोकॉन्ड्रिया छुपा हुआ। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया कहता है कि हमें ऊर्जा बनाना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है। फेफड़ा के में ऑक्सीजन जो रहता है वो पूरे शरीर में कैसे जा पाएगा, उठ के जाएगा, इम्पॉसिबल। तो पूरे शरीर में कौन घूमता है, तो पूरे शरीर में हमारा ब्लड यानी आरबीसी घूमता है। तो आरबीसी घूमता है तो वही आरबीसी यानी ब्लड फेफड़ा में से ऑक्सीजन को उठाता है और हर एक कोशिका को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या माइक्रोकॉन्ड्रिया को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को कांचे में कन्वर्ट कर देता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। और जिस तरफ से गया था ऑक्सीजन को लेकर के, तो लौट करके भी वो फेफड़ा में जमा कर देगा। और फेफड़ा के काम है क्या चीज, ऑक्सीजन को खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और हमें ऊर्जा बना करके शरीर को तुम शरीर के जिस पार्ट को यूज करता है उसको दे देता है, लो यूज करो। उस प्रकार से जैसे मोबाइल में MB मिलता है 1.5 GB, या जैसा रिचार्ज कराओगे, जैसा फिजिकल वर्क करोगे, जैसा तुम्हारा काम रहेगा उस प्रकार से नेट मिलता है। और यूज करने का तरीका, अगर पढ़ाई में कर रहे तो
बढ़िया। अगर जिम में नेट यूज कर दोगे तो पढ़ाई में कैसे करोगे? पढ़ाई में करते हो अदर एरिया में नहीं कर सकोगे। तो इस प्रकार से होता है लाइफ में। तो यहाँ पर देखना माइक्रोकॉन्ड्रिया गुणसूत्र, इसकी खोज किसने किया? तो अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया। यहाँ ऑक्सीश्वसन होता है, मतलब ऑक्सीजन को लेता है। और यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र मतलब होता है कि ऑक्सीजन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड लौट के चल आता है। ये ट्रांसफर चलते रहता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या हिंदी में बोल सकते हैं पावर माने शक्ति, हाउस माने गृह, घर, तो शक्ति गृह कहते हैं। अब आते हैं एगो छोटका पॉइंटवा पे। एगो छोटका पॉइंटवा काची है तो ये लाइसोसोम पे। हाँ, माइक्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। और लाइसोसोम के बारे में जानते हैं? लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे समझोगे क्या है लाइसोसोम, कुछ नहीं बुझाएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करना। लाइसोसोम यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है। या हमारे शरीर में कैची होता है, चोट लगता है तो वहाँ पे काला धब्बा जम जाता है। और काला धब्बा जमल है तो समझो कि वहाँ पे लाइसोसोम काची है, मरा हुआ। वहाँ के कोशिका या लाइसोसोम मरा हुआ। तो अगर इर्द गिर्द के कोशिका देखता है या लाइसोसोम देखता है कि यहाँ पे कोशिका मरा हुआ तो उसको जिंदा करने की कोशिश करता है। तो चारों ओर से कोशिश करता है, जैसे इरेज करते हैं। देखना है जैसे यहाँ पे कोशिका मरा हुआ तो इर्द गिर्द के कोशिका देखेगा और इस पे थोड़ा थोड़ा जैसे आदमी बेहोश हो जाता है तो पानी छिड़कता है ना, उसी प्रकार से इर्द गिर्द के लाइसोसोम यहाँ पे छिड़का तो अगर उसको जिंदा होना रहेगा तो होगा, नहीं तो जो भी लाइसोसोम छिड़का वही लाइसोसोम से गल जाता है, यानी पाचन के क्रिया हो जाता है। अगर पाचन की क्रिया ना करेगा तो क्या होगा? तो ऐसे समझो जैसे हमारे घर में होता है, अगर सारा फैमिली 5 गो फैमिली है, जिसमें में 4 गो बेहतर प्रोग्रेस में, ये वो क्या चीज है? निकम्मा। तो का चीज पूरे शरीर में का चीज रहता है? शरीर बोलते हैं 5-4 आदमी के टेंशन रहता है, अगर ये आदमी ठीक हो जाता है तो हम लोग अच्छे परिवार में आते हैं। उसी प्रकार से लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम क्या होता है? तो एक जो शरीर में पाचन के काम करता है, और पाचन के काम करता है तो क्या चीज? तो लाइसोसोम पाचन, कोशिका के पाचन के काम करता है। इसकी खोज किसने किया? तो डी डुबे ने किया। तो डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। तो डी डुबे नामक इसे खोज किया। अब अगला पॉइंट क्या चीज बताना है? तो ये लाइसोसोम जो होता है वो क्या चीज? अगर कोशिका पूरा मान ले जाए, हाथ क्या चीज खत्म हो गया तो लाइसोसोम भी कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कोई कोशिका मर जाता, मरा हुआ कोशिका में लाइसोसोम खत्म हो जाता। और एक कोशिका में अगर कहीं पे चोट लगता है तो इसको गलाने के काम करता है या इसे ठीक करने के काम करता है। अगर ठीक होना है तो हो जाएगा, ना होना तो इसको गला करके खत्म कर देता है। अब आते हैं आरबीसी। लाइसोसोम जो होता है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी को ही रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, यानी लाल रक्त कणिका। एकरा में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। और इसमें कौन से प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन के काम क्या चाहिए? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के काम है क्या? ब्लड को जमने नहीं देना। और ब्लड को जमने नहीं देना तो क्या चीज? पूरे शरीर में क्या चीज? छिड़का हुआ है नस के द्वारा। और अगर कोई जैसे सांप काटता है, कोई भी विषधर सांप काटेगा तो यही हिपेरिन लिख देते हैं, हिपेरिन
नामक प्रोटीन कुछ हो जाता, मर जाता, और हिपेरिन नामक प्रोटीन मर जाता तो शरीर में क्या चीज ब्लड जमने लगता। यही बताओ कि अगर कोई पंप में पानी जम जाए तो पंप यानी नस कुचल जाएगा, फट जाता, नस फट गया तो बचे आदमी की मृत्यु हो जाता। इसके लिए हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है। और हिपेरिन नामक प्रोटीन भगवान ने कितना अच्छा से शरीर बनाया, एकदम बेहतरीन ढंग से। यही हिपेरिन जब हमारा हाथ कटता है तो हिपेरिन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के खुद मर जाएगा, और मर जाएगा तो ब्लड कुछ हो जाएगा, जम जाएगा। तो 2 मिनट में हमारा ब्लड जम जाता है। किसके वजह से? हिपेरिन नामक प्रोटीन मर जाने के वजह से। और ब्लड कम नहीं जमता तो हीमोफीलिया नामक एक रोग होता है। हीमोफीलिया नामक अगर रोग रहेगा तो क्या चीज? ब्लड जम भी नहीं करेगा, कट गया तो बहता ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्टडी करेंगे और रेगुलर स्टडी करेंगे। तो कमेंट करके बताना कि कैसा लगा क्लास, और अगर कुछ भी सीखा 2-4 पॉइंट तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।